नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध दिल्ली दरबार दर्पण। यह निबंध यूजीसी नेट में प्रस्तावित है। सेट असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं में भी इस निबंध से प्रश्न आते हैं। इस निबंध का प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी है। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध की विषय वस्तु, प्रमुख उद्धरण और उसका संक्षिप्त परिचय हम यहाँ पर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो दिल्ली दरबार दर्पण का विस्तृत वर्णन करने वाला निबंध है और इस निबंध का प्रकाशन 1877 ईस्वी में हुआ। निबंध की जो विषय वस्तु है उसका हम अध्ययन करते हैं। 28 अप्रैल 1876 को एक आधिकारिक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई और भारत औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गया। इस निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा 1870 ईस्वी के प्रथम दिल्ली दरबार की रिपोर्टिंग की गई है। यह निबंध समाचार शैली में लिखित है। यहाँ भारतेंदु जी की राजभक्ति एवं देशभक्ति को मिश्रित भावना देखी जा सकती है। 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। नेशनल एंथम जो गाया गया वो कौन था? गॉड द सेव क्लीन ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। महारानी ने एक नया कर नियत किया, गॉड ऑफ इंडियन एम्पायर। निबंध के प्रारंभ में महारानी विक्टोरिया, युवराज कुमार, प्रतिनिधि लॉर्ड लिटन सहित दरबार की जय जयकार की गई। दिल्ली दरबार स्नेह भरंतम तम हरन, ये पंक्तियां हैं कहा है, तथा दोनों प्रांतों यानी इंग्लैंड और भारत दोनों प्रांतों को जीवन में उजाला करने वाला कहकर उसकी तुलना देहरी पर रखे दीप से की गई है कि जिस प्रकार अगर हम किसी देहरी पर दीप रखते हैं तो दीप घर के बाहर और घर के अंदर भी उजाला करता है, इसी प्रकार महारानी विक्टोरिया के लिए कहा गया है कि यह भारतवर्ष में भी राज्य करेंगी और वहां पर भी। भारतेंदु ने लिखा है कि 1870 के दिल्ली दरबार के अवसर पर सभी बड़े शान अधिकारी 77 होगा शायद अधिकारी भारतीय राजाओं को एक एक देश में झंडा और सोने का तमगा मिला। झंडे में पीतल के मोटे मोटे डंडों पर राज राजेश्वरी का मुकुट बना हुआ था। उस पर लगी एक पट्टी पर झंडा अपने वाले राजा का नाम लिखा हुआ था, यानी जो राजा उसको पा रहा था उसका नाम था। राज राजेश्वरी का मुकुट बना हुआ था। झंडे से लटकते पहरे पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने थे। दिल्ली दरबार वास्तव में भारत में अंग्रेजी शासन की सर्वोच्चता और महारानी विक्टोरिया के हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी ग्रहण करने की पुष्टि थी। दिल्ली दरबार में राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी के तमगे यानी मेडल उन्हें प्रदान किए गए। जो राजा जिसका वर्चस्व जितना है, जिसका राज, उसको उसी के अनुसार मेडल मिले। किलात खान को झंडा नहीं दिया गया। उन्हें 4000 की लागत के मूल्य से सजा एक हाथी तथा गहने, घड़ी, रश्मि, कसीदे कार्य वाली कपड़े दिए गए। लगभग 25,000 की कीमत की बहुमूल्य वस्तुएं तोहफे में मिली। किसको? किलात खान को। किलात खान के साथ आए लोगों को किश्तियों में लगाकर 10,000 की वस्तुएं प्रदान की गईं। लेखक के अनुसार यह झंडा महारानी विक्टोरिया की अधीनता के प्रतीक थे। किलात खान को झंडा न मिलने का कारण यही था कि वह बिल्कुल स्वतंत्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अन्य छोटे छोटे राजाओं के वायसराय से मिलते समय के अभिवादन एवं भाव का रोचक वर्णन किया है। वायसराय से मिलते समय नवाब लोहारू का अंग्रेजी जो थी उनकी अंग्रेजी क्या थी? हास्यास्पद रही, क्योंकि अंग्रेजी में काफ़ी उनकी गलतियां थीं। सबसे अंत में तंजौर की महारानी ने वायसराय से मुलाकात की, जो ताश का वस्त्र और टंकाव पहने थी तथा उनके हाथ पांव भी दस्तानों और मोजों से ढके हुए थे। कुछ एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहने थी और उनके हाथ पैर भी मोजों से ढके हुए थे, यानी ग्लव्स वगैरह वो महारानी पहने थी। महारानी तंजौर के साथ उनके पति राजा सखाराम साहब, उनके 2 लड़के तथा अनुवादक मिसेस फर्थ उनके साथ आई थीं। दिल्ली दरबार 1 जनवरी को दिल्ली नगर से 5 मील दूर एक विशाल मैदान में आयोजित किया गया था। तो प्रश्न यह भी आता है कि कब हुआ था? तो 1 जनवरी
और दिल्ली से 5 मील दूर एक विशाल मैदान में। मैदान के बीचों बीच वायसराय का षटकोण चबूतरा था, जिसकी गुंबदनुमा छत पर सुनहरे तथा रुपहले शीशे के काम से सजा लाल कपड़ा चढ़ा हुआ था। कंगूरों के ऊपर कलश की जगह राज राजेश्वरी का सुनहरा मुकुट सजा हुआ था। इस चबूतरे पर सिंहासन पर वायसराय लॉर्ड लिटिन, उनके बगल में लेडी लिटिन, पीछे हाथों में चैम्बर लिए और श्रीयुत के ऊपर कारचोबी लगाए उनके खास लोग खड़े हुए थे। पीछे हाथों में झंडे लिए हुए महारानी की 28 अप्रैल 1876 को आधिकारिक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई। भारत औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गया। इस निबंध में भारतेंदु जी द्वारा 1877 के दिल्ली दरबार की रिपोर्टिंग की गई है। यह निबंध समाचार शैली में लिखित है। यहाँ भारतेंदु की राजभक्ति और देशभक्ति की भावना देखी जा सकती है। प्रमुख उद्धरण है, सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तमगा मिला। मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। वायसराय राजाओं को झंडा और तमगा देते हुए यह कथन कहते हैं। झंडा किसकी तरफ से दिया गया था? राजराजेश्वरी की। इस वर्णन के अंत में यह लिखना आवश्यक है कि श्रीयुत वायसराय लोगों में इतनी मनोहर रीति से बातचीत कर रहे थे कि जिससे सब मगन हो जाते और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया। यह दरबार, जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील दूर पर हुआ। बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोण चबूतरा था, जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहला रुपहला तथा शीशे का काम बना था। कंगूरे के ऊपर कलशे की जगह श्रीमती राजराजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हो रहे थे। यानी षटकोणनुमा चबूतरा था, उसके चारों तरफ राजाओं के बैठने के आसन थे। गुंबदनुमा छत थी, लाल कपड़ा चढ़ा था, सुंदर सजावट की गई थी और कलश के ऊपर राज राजेश्वरी का मुकुट लगा हुआ था। सब मिलाकर, यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है, सब मिलाकर 63 शासनाधिकारी राजाओं को चबूतरे पर जगह मिली थी। कितने? 63। प्रश्न यहाँ से भी आता है कि दिल्ली दरबार दर्पण में कितने राजाओं को स्थान प्रदान किया गया था? तो 63 शासनाधिकारी इस चबूतरे पर जगह मिली थी, जिनके नाम है महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, विजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, ओरछा, महाराणा उदयपुर, महाराजा अलवर, बूंदी, राणा झलावर, राणा धौलपुर, राजा विलासपुर, बमरा, विरोधा, चंबा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदकोट, जींद, खरोद, कूच बिहार, मंडी, नावा, नाहन, राजपीपला, रतलाम, समथर, सुकेत, टिहरी, राव, जिगनी, टोरी, नवाब, टोंक, पटौदी, मलेर, कोटला, लुहारू, जूनागढ़, जौरा, दुजाना, बहालपुर, जागीरदार, अलीपुरा, बेगम भोपाल, निज़ाम हैदराबाद, सरदार कलसिया, ठाकुर साहब भावनगर, मुरबी, पिपलोदा, जागीरदार, पावदेव, मीर खेतपुर, महंत कादका, नंदगांव और जाम नवानगर। तो इतने सारे राजाओं को, की संख्या 63 थी, उन सभी को दिल्ली दरबार में बुलाया गया था। उनको सभी को आमंत्रित किया गया था। सबको तमगे मिले, मेडल मिले, सबको झंडे प्रदान किए गए। वो सभी राजराजेश्वरी की अधीनता के प्रतीक थे। इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से उसका शासन होगा। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। 1858 ईस्वी 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इस्तेहार जारी हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग
राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। वायसराय का संबोधन था ये। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे अवश्य है कि श्रीमती उस कृपायुक्त को सब पर प्रकट करूं जिसके कारण श्रीमती ने अपनी परंपरा और पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया। ये भी वायसराय का संबोधन है। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उनमें से इस बड़े और प्राचीन राज के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपादृष्टि नहीं रखती। भारत देश की बात की गई है। ये भी वायसराय का संबोधन है। वे राजसी घरानों की श्रेणियां जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया, प्राय अच्छे और बड़े बादशाहों के से खाली न थी कि परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज्य प्रबंध से उनके राज्य के देशों में मेल न बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अधेर मचा रहा। निबल लोग बली लोगों के शिकार थे और बलवान अपने मत के। इस प्रकार आपस में काट मार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर निर्जीव होकर तैमूरलंग का भारी घराना अंत में को मिट्टी में मिल गया और उसके नाश होने के कारण यह था कि उस दिन से पश्चिम के देशों की कुछ उन्नति न हो सकी। राजराजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं वरन रक्षा करने और अच्छी राह बतलाने का है। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा कर रहे हैं वायसराय और महारानी विक्टोरिया की भी तारीफ कर रहे हैं। आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जाति और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा अपने समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के संभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतों की बरत सकता है। राजराजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं वरन रक्षा करने और अच्छी तरह से राह बतलाने का है। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर किसी को भी उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। हे हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देसी अफसर और सिपाहियों, आप लोगों ने भारी भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भिड़कर सब अफसरों पर किए और इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्ध कीर्ति को थामे रहे। उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती हैं। श्रीमती इस बात पर भरोसा रखकर कि आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे। अपने हिंदुस्तान राज्य में मेल और अमन चैन बनाए रखने के विश्वास का काम आप लोगों को ही सुपुर्द करती हैं। मैं श्रीमती की ओर से उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों को जी से स्वागत करता हूँ और इस बड़े अवसर पर आप लोगों को उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनाता हूँ जो श्रीमान प्रिंस और वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीति प्रकट की थी। उस समय जो यहाँ की रियासतें थी, राजा महाराजाओं थे, जब भारतवर्ष पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो किस प्रकार महारानी विक्टोरिया ने यहाँ पर शासन किया। इन्हीं ही राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन दिन बढ़ता जाता है और यही उसके राजकाज संबंधी महत्व का हेतु और नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। इन्हीं ही लोगों के द्वारा पश्चिम देश का शिल्प, सभ्यता और विज्ञान, जिनके कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सबसे बढ़ चढ़कर हैं, बहुत दिनों तक पूरब के देशों में वहां वालों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा। परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति या मत के हों, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंधन में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भली भांति काम कर पाने के योग्य हैं और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। और इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग और महारानी की राजसी पार्लियामेंट व्यवस्थापकों ने बार बार इस बात को स्वीकार भी किया है।
इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी आवश्यकता है। इसीलिए जो लोग कुल, पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभाविक ही उत्तम हैं, उन्हें अपने को और अपने संतान को केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना आवश्यक है जिससे कि वे श्रीमती महारानी अपनी राजराजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझें और काम में ला सकें। इस रीति से उन पदों के योग्य हों जिनके द्वार उनके लिए खुले हैं। राज्यभक्ति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म हैं। उनका सहज रीति पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। जब भारतवासियों को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया, राजराजेश्वरी की सत्ता यहाँ पर चलने लगी, उस समय वायसराय के द्वारा दिए गए भारतवर्ष की जो राजा थे, रियासतें थीं, यहाँ के राजाओं को दिया गया संबोधन है ये। परंतु यदि इस राज्य के अमन चैन में किसी प्रकार के बाहरी उपद्रव की शंका होगी तो श्रीमती हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपनी पैतृक राज की रक्षा करना खूब जानती हैं। हमें भरोसा है कि इस अवसर का यह फल होगा कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेह दृढ़ होगा और सबसे छोटे बड़े की बात का निश्चय हो जाएगा और सब छोटे बड़े को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज्य में उन लोगों को स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त है जो हमारे राज्य का अभिप्राय और इच्छा सदा यही है कि उन लोगों के सुख की वृद्धि हो, सौभाग्य की अधिकता हो और कल्याण हो, उन्नति होती रहे। आज के सत्र में इतना ही, आगे के सत्र में जुड़े रहिए। धन्यवाद।